हेलो टहनी, गुड आफ्टरनून। मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर ITI में आपका स्वागत करता हूं। और मेरा चैनल जो महेंद्र कुमार सैनी के नाम से है यूट्यूब चैनल, उसमें आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट आपका पढ़ा रहे हैं ITI के फिटर और इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेस और स्ट्रेन की सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। उसके कम से कम 4 या 6 8 वीडियो मैंने बनाए हैं। उन वीडियो को आप देखिए। और आपने पिछला वीडियो में भी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर जो प्रॉब्लम आती हैं उनको सॉल्व आउट किया था। और आज भी अपन कुछ प्रॉब्लम और हैं जिनको सॉल्व आउट करेंगे। तो वो प्रॉब्लम क्या हैं वो देखिए आज, ठीक है। तो इन प्रॉब्लमों को सॉल्व आउट करने के लिए हम आपको प्रॉब्लम ले रहे हैं। एक वायर है जिसका डायामीटर है 1.6 सेंटीमीटर। एक वायर है, कोई भी वायर ले लिया, उसका डायामीटर दे रखा है 1.6 सेंटीमीटर। इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसिल लोड ऑफ 2000 किलोग्राम। उस पर क्या है, एक टेंसिल लोड लगाया गया है। मान लो ये वायर है आपका, ये एक वायर है, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, जिसको सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं। तो इसका जो D है, D कितना दे रखा है इसका, D दे रखा है इसका 1.6 सेंटीमीटर। और इस पर टेंसाइल लोड लगाया गया है। कौन सा लोड लगाया गया है? टेंसाइल लोड, P इज इक्वल टू क्या है, टेंसाइल लोड, जो कितना लगाया गया है 2000 किलोग्राम फोर्स का, ठीक है। तो फाइंड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इफ यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इसमें हमें जब टेंसाइल लोड P लगा दिया हमने, तो टेंसाइल लोड लगाने के बाद में इस जो वायर है, वायर जिस भी मेटल का बना है, उसके लिए यंग्स मॉडुलस E। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में संबंध स्थापित करता है, उसमें उपयोग आता है, वो यंग्स मॉडुलस होता है। उसका मान दे रखा है 2 × 10⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 चीज़ आपको दे रखी हैं। इसमें वायर की लेंथ नहीं दे रखी है, खाली डायमीटर दे रखा है। तो इसमें हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेन, और स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है, टेंसाइल स्ट्रेन। ये स्ट्रेस है। जब टेंसाइल लोड लगाना है तो टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगी और टेंसाइल ही स्ट्रेन पैदा होगी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमें निकालना है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालने के लिए हमें क्या क्या है, स्ट्रेस हम सिग्मा T, स्ट्रेस किससे निकाल सकते हैं, किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, P/A, यानी लोड बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो P यहाँ ये लोड है। जब इस पर हम टेंसाइल लोड लगाएंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी और इसका एरिया डिक्रीज होगा। तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, तो स्ट्रेन भी पैदा होगी और स्ट्रेस भी पैदा होगा। स्ट्रेस पैदा होगा जो क्या होता है, IRF बटे ओवर द पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, ये, तो इस पर हमारे को स्ट्रेस ज्ञात करनी है। तो स्ट्रेस का IRF बटे A होता है। जो IRF होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है, वो लगाए गए लोड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लगाए गए लोड के बराबर होता है। तो इसका फार्मूला है स्ट्रेस का, स्ट्रेस बराबर लोड बटे पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो P/A। यहाँ से हम स्ट्रेस ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारे को स्ट्रेस पूछी है, टेंसाइल स्ट्रेस हमें ज्ञात होगी। P का मान रख देंगे 2000
एरिया, क्योंकि डी दे रखा है इसका 1.6 सेंटीमीटर, तो एरिया हम निकाल सकते हैं π/4d² से। एरिया का फार्मूला क्या होता है? π/4d²। तो सिग्मा टी हमारे पास में आ जाता है 2000, ये 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4, यहाँ पाई इंटू डी का मान 1.6 इंटू 1.6। तो इसका कैलकुलेशन जब करते हैं तो सिग्मा टी हमारे पास में क्या आता है? पाई का मान रख दीजिए आप 2000, पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो लगा दीजिए, और 16 गुणा 16 कितने होते हैं? 3.14 इसकी वैल्यू होती है। सचिंग 36, $256। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा टी हमारे पास में कितना आता है? सिग्मा टी हमारे पास में आता है 995.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में स्ट्रेस आ जाती है। क्या आ जाती है? स्ट्रेस आ जाती है। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में स्ट्रेस आ जाएगी। इसके बाद में क्योंकि हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस ई किसके बराबर होता है? प्रतिबल बटा विकृति के। ई प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो यहाँ से ई का मान हमें पता है, सिग्मा टी का मान पता लग गया, तो हम एप्सिलॉन टी का मान यानी विकृति स्ट्रेन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ई का मान रख देंगे 2 गुणा 10⁶ बराबर, इसका मान कितना है? 995.2 बटे एप्सिलॉन टी। तो एप्सिलॉन टी आ जाएगा अपने पास में विकृति 995.2, 2 गुणा 10⁶, 2 का भाग देंगे इसमें, तो एप्सिलॉन टी कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, पॉइंट 2 चिक्की 12, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻6। तो एप्सिलॉन टी आ जाएगा हमारे पास में ये। अगर इसको हम भाग दें तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 0.004976 भी इसको हम लिख सकते हैं विकृति को। कितनी विकृति आ जाएगी? विकृति कितनी आ जाएगी? 0.00497। इसको लगभग में लिखना चाहे अबाउट, लगभग में कितनी बता देंगे हम इसको? 0.0005। ये इसकी विकृति हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ये सवाल देख लीजिए। स्ट्रेस ज्ञात कर दी पहले हमने, स्ट्रेस के बाद में यंग्स मॉडुलस का मान हमें पता है, और यंग्स मॉडुलस क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल ज्ञात हो गया था, यंग्स मॉडुलस का मान ज्ञात है, तो हम विकृति का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई आपकी। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं अपन। A tensile load of 2000 किलोग्राम इज अप्लाइड ऑन ए रेक्टेंगुलर रोड। एक रेक्टेंगुलर रोड है हमारे पास में, ये तो राउंड रोड थी, अब कैसी रोड है? रेक्टेंगुलर रोड है।
ये इस प्रकार की हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर रोड है, ठीक है। क्या है, रेक्टेंगुलर रोड है, इस पर एक टेंसाइल लोड लग रहा है, ये हम टेंसाइल लोड लगा देते हैं P। P का मान दे रखा है 2000 किलोग्राम। और रेक्टेंगुलर रोड applied on a rectangular road of 2 centimeter into 1 centimeter, those length is 2 मीटर। इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर रोड की लेंथ L, और ये इसकी विड्थ है, क्या है, विड्थ B, और ये इसकी मोटाई है T। तो हमें दे रखी है लेंथ, P का मान दे रखा है 2000 किलोग्राम, L का मान दे रखा है 2 मीटर, 2 मीटर लंबी रोड है, और B गुना T का मान दे रखा है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, इसको A भी बोल सकते हैं अपन, A बराबर B गुना T। ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर बार है जिसकी लंबाई L है, L कितनी है, 2 मीटर है, L कितनी है, 2 मीटर है, और इस पर P लोड लग रहा है, जो P लोड का मान है 2000 किलोग्राम बार। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगुलर बार का जो चौड़ाई और ऊंचाई यानी मोटाई से गिरा हुआ है, यानी मोटाई चौड़ाई इंटू मोटाई, तो B गुना T कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द इलोंगेशन इन द लेंथ, इलोंगेशन इन द लेंथ। यदि E का मान, E का, E यंग्स मॉडुलस E, इसके लिए E का मान दे रखा है 2 गुना 10 की घात 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये E का मान दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर सब चीज़ सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 2 मीटर लेंथ को भी अपन सेंटीमीटर बना देते हैं, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द इलोंगेशन इन लेंथ। तो क्या ज्ञात करना है हमें, कैलकुलेट द इलोंगेशन इन लेंथ, मतलब लेंथ में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है। इलोंगेशन का मतलब लेंथ में कितनी वृद्धि हो रही है टेंसाइल लोड P लगाने पर। 2000 किलोग्राम का जब हमने टेंसाइल लोड लगाया तो इसकी लेंथ में कितनी वृद्धि हो रही है, यानी डेल्टा L का मान ज्ञात करना है हमें। किसका मान ज्ञात करना है, डेल्टा L, लंबाई में परिवर्तन का मान ज्ञात करना है। इलोंगेशन इन लेंथ, लेंथ में कितना इलोंगेशन हो रहा है, डेल्टा L का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, डेल्टा L का। E का मान दे रखा है, P दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें स्ट्रेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है। स्ट्रेस आ जाएगी हमारे पास में, और E का मान हमें पता है, तो स्ट्रेन हम ज्ञात कर लेंगे। तो जब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आ जाएंगी, जब स्ट्रेन आ जाएगी तो स्ट्रेन में, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है लंबाई में परिवर्तन, यानी डेल्टा L अपॉन L, एप्सिलॉन T बराबर क्या आएगा, डेल्टा L बाई L। तो यहाँ से डेल्टा L का मान ज्ञात कर लेंगे। L हमारे पास हो गई, हमने स्ट्रेन निकाल ली। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस कौन सी निकालेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा T से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा T टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, लोड बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोड बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी T का मान कितना दे रखा है, 2000 किलोग्राम, और एरिया अपना कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी सिग्मा T आ गई। सिग्मा T कितनी आ गई, स्ट्रेस टेंसाइल 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गई।
अब हमें ई का मान दे रखा है, चूँकि ई दे रखा है हमारे पास में ई इजिकल टू 2 गुणा 10⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ई का मान दे रखा है और हम जानते हैं, इसलिए ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस बटे टेंसाइल स्ट्रेन, प्रतिबल बटा विकृति। ई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस कब आता है, जब प्रतिबल और विकृति में संबंध स्थापित किया जाता है। एज पर हुक्स लॉ ये संबंध क्या होता है कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। जब ये समानुपाती का निशान हटाते हैं, हम बराबर का लगाते हैं, तो ई यहाँ पर यंग्स मॉडुलस नियतांक के रूप में आ जाता है, जिसका मान क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ से फार्मूला अपन ने रख दिया। जैसा लोड लग रहा है वैसी स्ट्रेस वैसी स्ट्रेन पैदा होगी। टेंसाइल लग रहा है तो टेंसाइल लोड टेंसाइल स्ट्रेन पैदा होगी। तो यहाँ से ई का मान दे रखा है 2 गुणा 10⁶ किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर सिग्मा टी का मान हमने निकाल लिया 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन टी का मान हमें निकालना है। एप्सिलॉन टी का मान निकाल लीजिए, तो क्या होगा 1000 अपॉन 2 इंटू 10⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट तो कट जाएंगी, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजू 10 500। तो एप्सिलॉन टी क्या आ जाएगा अपने पास में, ये ऊपर चला जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारे पास में एप्सिलॉन टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन टी। इसी को हम लिख सकते हैं 0.0005। कितनी आ गई, 0.005। ये हमारे पास में, क्योंकि दोनों यूनिट कट जाती हैं, ये आनुपातिक राशि होती है विकृति, तो विकृति में यूनिट नहीं होती है, तो विकृति कितनी आ गई हमारे पास में, ये आ गई 0.0005। कितनी आ गई, 0.005 स्ट्रेन हमारे पास में आ गई। अब क्योंकि हमें लंबाई में परिवर्तन लगाना है, तो एप्सिलॉन टी विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल अपॉन एल। लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, उसकी ओरिजिनल लंबाई क्या है रोड की, ये होती है। तो यहाँ से डेल्टा एल का मान निकाल लेंगे, मूल लंबाई हमें पता ही है, यहाँ मान रखेंगे 0.0005 इन बराबर डेल्टा एल का मान निकालना है और एल का मान है 200। तो डेल्टा एल बराबर क्या आ जाएगा, 0.005 इंटू 200। तो इसको 200 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 पंजू 10 और 1 2 और पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 0.1। तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा अपने पास में, डेल्टा एल बराबर 0.1 सेंटीमीटर की लेंथ इलोंगेट हुई है। मतलब अगर इसकी लेंथ कितनी है, 200 सेंटीमीटर है, तो पी टेंसाइल लोड लगाने पर लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, 200.1 सेंटीमीटर हो गई। कितनी होगी, 200.1 सेंटीमीटर। तो ये इलोंगेटेड लेंथ है। डेल्टा ई क्या है, डेल्टा एल ई क्या है, इलोंगेटेड लेंथ। कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई में वृद्धि, जब मूल लंबाई घटाएंगे इसमें से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, जो हमने निकाल लिया यहाँ पर। तो ये फार्मूले इसमें लगे हैं। पहले हमने स्ट्रेस ज्ञात करी, स्ट्रेस के बाद हमने स्ट्रेन ज्ञात करी इस फार्मूले से। ठीक है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी से। जब एप्सिलॉन टी विकृति आ गई, तो विकृति का जो फार्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल, इससे हमने डेल्टा एल का मान किया, जो इलोंगेटेड लेंथ कहलाती है 0.1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 हो गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी सरल सरल आपको करने को, इसमें कुछ नहीं रहेगा।
तो ये हो गई हमारी विकृति और प्रतिबल और यंग्स मॉडुलस पर आधारित समस्याएं। अब हम अगली प्रॉब्लम करते हैं। देखिए एक रोड है जिसका डायमीटर दे रखा है 560 mm इज सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम टेंसाइल लोड। ठीक है, एक रोड है। प्रॉब्लम नंबर 3, एक राउंड रोड है, क्योंकि जब डायमीटर की बात कर देता है तो राउंड रोड होती है। क्या होती है? राउंड रोड। ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई। ठीक है, इस पर ही हमने मैक्सिमम टेंसाइल लोड लगाया है, टेंसाइल लोड लगाया है P। अब मैक्सिमम टेंसाइल लोड लग रहा है, मैक्सिमम टेंसाइल लोड P का मान कितना दे रखा है? मैक्सिमम टेंसाइल लोड का मान कितना दे रखा है भाई? मैक्सिमम टेंसाइल लोड का मान दे रखा है 1600 किलोग्राम। और इस बार का डायामीटर दे रखा है D। डायामीटर ऑफ बार D का मान दे रखा है 5 से हम डायमीटर को इंगित करते हैं, तो इसमें 560 mm लिख रखा है, 60 mm। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A। तो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर निकालना चाहें हम, क्रॉस सेक्शनल एरिया A बराबर क्या होगा? π/4 d²। ठीक है, तो ये डिफाइन कर लीजिए आप, कितना भी आता है 3.14/4 इंटू 60 इससे हमारा mm² में एरिया निकल जाएगा। तो इसमें ज्ञात क्या करना है? कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इफ़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 5। तो इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन ज्ञात करनी है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये दोनों ज्ञात करनी है। यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे रखा है 5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने बता दिया था क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस यानी अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन आपकी वर्किंग स्ट्रेस। क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसमें स्ट्रेस ज्ञात करनी है वो हमें मैक्सिमम स्ट्रेस ही ज्ञात करनी है, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? अल्टीमेट स्ट्रेस हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? अल्टीमेट स्ट्रेस ज्ञात करनी है। और क्या ज्ञात करना है इसमें? स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मटेरियल की स्ट्रेंथ। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेस होगी वही मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी। मटेरियल स्ट्रेंथ क्या होगी? जो अल्टीमेट स्ट्रेस होगी, इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वही इसकी क्या होगी? मटेरियल स्ट्रेंथ होगी, मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी। तो सबसे पहले हम वर्किंग स्ट्रेस निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ
अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ये हमारा फार्मूला होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। FOS बराबर अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस भी होती है, और वर्किंग स्ट्रेस जिस डिज़ाइन स्ट्रेस या सेफ स्ट्रेस बोल दो इसको, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसको डिज़ाइन किया गया है, तो वो वर्किंग स्ट्रेस हम ज्ञात कर सकते हैं लगाए गए मैक्सिमम लोड और पर यूनिट एरिया से। तो वर्किंग स्ट्रेस हम निकालेंगे। वर्किंग स्ट्रेस इसकी क्या निकलेगी? वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी क्या निकलेगी इसकी? P/A से हम इसकी वर्किंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। P का मान कितना दे रखा है? 1600 किलोग्राम दे रखा है ना, और A हमारा डिफाइन कर देंगे इससे हम। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे A को, तो हमारे पास में आएगा, यहाँ A का मान रखेंगे 3.14/4 × 60 × 60 mm²। और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे 1600 4 ऊपर चला जाएगा, 3.60 × 60, ये 2 0 से 2 0 कट गए, और इसको हमने 2 से काट लिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2 तिया 6, ये आ गया आपका 16/3 तिया 9, 9 चौक 28, 2 हासिल, 9 एकम 9 10 11, 1 हासिल, 9 तिया 27 और 1 24। 16 में जब 24.18 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.5658 किलोग्राम पर mm²। ये हमारी वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगी, वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस। इसको डिज़ाइन स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, जिस पे हमारा इस रोड को डिज़ाइन किया गया है। क्या किया गया है? डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये वर्किंग स्ट्रेस आ गई। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें दे रखा है 5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है कि 5 के फैक्टर से ये जो रोड है सुरक्षित है। तो इसका मटेरियल स्ट्रेंथ कितनी होगी, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी होगी? तो FOS बराबर ये फार्मूला लगा देंगे अपन, अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ अल्टीमेट स्ट्रेस हमें निकालनी है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल टू FOS इंटू मैक्सिमम स्ट्रेस, वो सॉरी मैक्सिमम का है वो वर्किंग स्ट्रेस। तो ये आ जाएगा हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल टू FOS 5 दे रखा है, 5 से 0.5658 को गुणा कर देंगे, तो हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस इसकी आ जाएगी 5 8 40, 4 5 25 और 4 29, 2 5 6 30 और 2 32, 3 हासिल, 5 25 और 3 28, 1 2 3 4। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी आ गई 2.829 किलोग्राम पर mm²। ये इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ गई इस बार की। क्या आ गई? अल्टीमेट स्ट्रेंथ इस बार की। तो ये चीज़ मैंने आपको पिछले से पिछले वीडियो में बता दिया था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, वर्किंग स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी मैंने बता दिया था ये चीज़ आपको। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्किंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। वर्किंग स्ट्रेस निकालने का फार्मूला यही है, P/A। इससे वर्किंग स्ट्रेस निकाल ली। वर्किंग स्ट्रेस इज ए डिज़ाइन स्ट्रेस, जिस पर प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है कि इतनी तो इसमें स्ट्रेस होनी चाहिए, और फिर ये कितनी अधिकतम सहन कर सकता है। आगे इस पे लोड बढ़ाया जाए
तो ये अधिकतम कितनी सहन कर सकता है, इस अधिकतम लोड पर ये कितनी सहन कर सकता है, तो वो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है जो हमने निकाल ली, क्योंकि हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का अनुपात होता है, वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ द नंबर, ये नंबर 1 से ज़्यादा होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का नंबर कितना है, 1 से ज़्यादा। ये प्रॉब्लम 3 हो गई। अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी और अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के ऊपर प्रॉब्लम थी। इसमें 3 चीज़ हैं, तीनों में से 2 लेके रखेगा, तीसरी पूछेगा। देखिए अगला सवाल देखिए, फाइंड द सेफ लोड। हमें क्या ज्ञात करना है, सेफ लोड ज्ञात करना है, यानी सेफ स्ट्रेस ज्ञात करनी है। जब हमें सेफ स्ट्रेस ज्ञात हो जाएगी तो सेफ लोड ज्ञात कर सकते हैं। फाइंड द सेफ लोड विच कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम ए 4.2 mm dia wire if the ultimate stress is 25 kg/mm² and the factor of safety is 4। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक वायर है जिसका डायमीटर कितना है, 4.2 mm। वायर का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ वायर 4.2 mm, ठीक है। 4.2 mm डायमीटर का एक वायर है, इस पे हम एक कोई भी लोड लगा रहे हैं, सस्पेंडेड लोड लगा रहे हैं, जिससे इसमें जो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखी है आपको, अल्टीमेट स्ट्रेस कि कहाँ तक ये उस लोड को सहन कर सकता है। अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखी है, मटेरियल की स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं इसको, 25 kg/mm²। ये इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखी है और इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान दे रखा है 4। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक नंबर होता है खाली, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर FOS से फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस, ये फार्मूला होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हमें यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस दे रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं। वर्किंग स्ट्रेस क्या निकलेगी, वर्किंग स्ट्रेस निकाल लीजिए, तो वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वर्किंग स्ट्रेस कितनी निकलेगी हमारे पास में, अल्टीमेट स्ट्रेस 25 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 है, तो ये आ जाएगा 4 पंजू 20 और 4 छिंग 24, 2 बचा, 4 दूनी 8, 5 4 पंजू, ये kg/mm², 6.25 kg/mm² इसकी वर्किंग स्ट्रेस आ गई। वर्किंग स्ट्रेस कह लो, इसको सेफ स्ट्रेस कह लो, इसको डिजाइन स्ट्रेस कह लो, क्या कह लो, डिजाइन स्ट्रेस। ये कितनी है, 6.25 kg/mm²। लेकिन हमें पूछा है सेफ लोड, इस पर सेफ लोड क्या होगा, फाइंड द सेफ लोड, कितना लोड लगाया जाए, सेफ लोड। सेफ लोड की गणना कैसे करेंगे, सेफ लोड की गणना करने के लिए स्ट्रेस क्या होती है, वर्किंग स्ट्रेस हमारी जो आई है वो क्या होती है, सेफ लोड बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, वायर का। तो वर्किंग स्ट्रेस हमने निकाल ही ली, 6.25 इजिकल टू सेफ लोड हमें ज्ञात करना है, लोड ज्ञात करना है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया
वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, π/4 d स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, मैं इधर कर रहा हूँ 6.25 बराबर, यानी सेफ लोड बराबर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6.25 गुणा π/4, डी का मान कितना दे रखा है 4.2 mm, 4.2 इंटू 4.2, 4 7 42 से 0.7 बार कट गया। तो यहाँ से सेफ लोड आ जाएगा अपना, सेफ लोड इजिकल टू 6.25, पाई का मान 3.14, 0.7 इंटू 4.2, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा हमारा सेफ लोड, वो हमारा किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। वो कितना आएगा हमारे पास में 86.6 किलोग्राम। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 86.6 किलोग्राम भार का हमारा ये सेफ लोड आ जाएगा। मतलब इतना इस वायर पर, ये कोई वायर है, प्रॉब्लम नंबर 4, ये कोई वायर है, इसका डायमीटर 4.2 है, तो इस पर टेंसाइल लग रहा है या कैसा ही फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो है वो हमें निकालना था। वो हमने ये पी का मान निकाल दिया, सेफ लोड 86.6 किलोग्राम। जब 86.6 किलोग्राम का लोड लगाते हैं तो इसमें जो वर्किंग स्ट्रेस पैदा होती है वो कितनी होती है, 6.25, और जो अल्टीमेट स्ट्रेस होती है इसकी वो होती है 25 किलोग्राम। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो, 4 हो। तो ये 2 सवाल हमने करे। इसके अलावा एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल देखिए, एक स्टैंडर्ड स्टील बार है जिस 30 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये कोई स्टैंडर्ड स्टील बार है हमारे पास में। ये बार है हमारे पास में रेक्टेंगुलर, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेंसिल स्ट्रेस इस पर क्या पैदा हो रही है, इसमें टेंसिल स्ट्रेस पैदा हो रही है। तो बाजी भाई यहाँ पर जो लोड लग रहा होगा पी, वो कैसा होगा, टेंसाइल लोड होगा। जब भी टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगी, जैसा जैसा लोड वैसी वैसी स्ट्रेस और वैसे वैसी स्ट्रेंथ। ठीक है। इफ़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 4 एंड अल्टीमेट स्ट्रेस इज 370 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो डिटरमाइन द लोड टू विच द बार इज सब्जेक्टेड। तो इसमें जो अल्टीमेट स्ट्रेस, इस बार की जो अल्टीमेट यानी मैक्सिमम स्ट्रेस, अल्टीमेट यानी मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है मैक्सिमम स्ट्रेस, 370 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी mm स्क्वायर में ही है। ठीक है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान दे रखा है इस बार के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो दे रखा है 4। कितना दे रखा है, 4। तो इस बार पर लोड ज्ञात करना है। जैसा अभी हमने पिछला सवाल किया, इस लोड का मान यानी टेंसाइल लोड का मान हमें ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। तो पी की वैल्यू जब भी ज्ञात होगी जब हमें वर्किंग स्ट्रेस पता होगी। क्या पता होगी, वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस हम किससे निकालेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फार्मूले से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अल्टीमेट ऑब्लिक मैक्सिमम स्ट्रेस।
इसको मैक्सिमम स्ट्रेस भी बोलते हैं, बटे वर्किंग स्ट्रेस। जब हम वर्किंग स्ट्रेस निकाल लेंगे जब ही हमारा पास में लोड का मान निकलेगा। हम अल्टीमेट स्ट्रेस से लोड का मान नहीं निकाल सकते। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें क्या दे रखा है, 4। अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी दे रखी है, 370 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और वर्किंग स्ट्रेस हमें ज्ञात करनी है, WS। तो WS बराबर क्या आ जाएगा, WS बराबर आ जाएगा 370 न्यूटन पर mm स्क्वायर बटे 4। तो इसको 4 से काट लेंगे, 4 × 24, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 2 = 8, 92.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपकी वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगी, डिजाइन स्ट्रेस आ जाएगी। इसी स्ट्रेस पर हमें लोड निकालना है। तो लोड बराबर स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस = लोड बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। P/A। वर्किंग स्ट्रेस पता है, क्रॉस सेक्शन, तो लोड निकाल लेंगे। लोड का मान, लोड P बराबर क्या आ जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस कितनी आई है आपकी, वर्किंग स्ट्रेस डिवाइडेड इंटू A। ये कितना आया आपका, 92.5, और एरिया कितना दे रखा है आपको, 30। तो आपका लोड आ जाएगा, 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 और 1 = 16, 3 × 9 = 27 और 1 = 28। ये पॉइंट लगाया यहाँ। तो ये आ गया 2865 न्यूटन। ये आपका लोड का मान आ गया। किसका मान आ गया, लोड का मान आ गया। ठीक है, किसका मान आ गया, लोड का मान आ गया। अगर यहाँ पर एरिया की जगह इसकी ये भुजा होती, मान लो ए का मान होता 30 mm, यानी इसकी भुजा, ये मान लो क्यूबिक बार है, इसकी ये भी 30 है, ये भी 30 है, दोनों 30-30 होती, तो एरिया कैसे निकालते हैं अपन, 30 × 30 करके, तो कितना आता है, 900 mm स्क्वायर। तब एरिया हमारे यहाँ पे 900 रखा जाता है। कितना रखा जाता, 900। कितना रखा जाता, 900। और ये दे कितना रखा है अपन को, 30 दे रखा है, सवाल में 30 दे रखा है इसलिए, और 900 दे रखा होता तो 900 रखता। तो इसमें जो एरिया दे रखा है हमें, वो सीधा दे रखा है 30 mm स्क्वायर सवाल में। तो यहाँ लोड आ जाएगा 2865 न्यूटन का। तो ये कुछ सवाल थे स्ट्रेस स्ट्रेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस पर आधारित, जो मैंने आपको कराया। अभी एक दो सवाल और करा देता हूँ, अभी टाइम है अपने पास में। प्रॉब्लम नंबर 5,
ये अपन को एक लिंकिंग बार दे रखी है, ये एक लिंक है, ये दो बार जुड़ी हुई हैं जिससे 1 2, ठीक है। इस बार पर ये F फोर्स लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है। क्या लग रहा है? टेंसाइल लोड। इस जो बार है इसका डायमीटर D है, कितना है? डायमीटर D है, इस पर टेंसाइल लोड लग रहा है F, ये एक लिंक है। इस F का मान दे रखा है आपको 19,000 न्यूटन। कितना दे रखा है? 19,000 न्यूटन। और इसकी जो वर्किंग स्ट्रेस है जिसको RM से प्रदर्शित कर रखा है, ये वर्किंग स्ट्रेस है, ठीक है। RM इक्वल टू क्या है? वर्किंग स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको। ये दे रखी है आपको, वर्किंग स्ट्रेस बोल दो इसको। वर्किंग स्ट्रेस दे रखी है आपको 420 न्यूटन पर mm², ठीक है। और D का मान दे रखा है यहाँ पर, हमें ज्ञात करना है mm में। D का फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखी है 5। क्या दे रखी है? 5। RM सॉरी अल्टीमेट स्ट्रेस होती है ये। RM जो किताब में आपके में लिखा है ये होती है अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या है ये? अल्टीमेट स्ट्रेस यानी मैक्सिमम स्ट्रेस। क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस। ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखी है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखी है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें पता है। हमें D का मान ज्ञात करना है, इस रोड का जो व्यास है वो कितना है, D फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से डायमेंशन भी पूछी जा सकती है। तो इसमें हमें सबसे पहले D कैसे निकालेंगे? D निकालने के लिए हमें वर्किंग स्ट्रेस का मालूम होना ज़रूरी है। तो वर्किंग स्ट्रेस निकाल लेंगे, चूँकि FOS क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या हो जाएगी आपकी? अल्टीमेट स्ट्रेस बटे FOS। तो वर्किंग स्ट्रेस आपकी यहाँ से आ जाएगी 420 बटे FOS कितना दे रखा है? 5। 5 8 40, 420 ही है ना ये, 442 तो नहीं है। 420 न्यूटन पर mm², ठीक है। 40 2 5 4 20, 84 84 न्यूटन पर mm²। ये इसकी वर्किंग स्ट्रेस आ गई, क्योंकि ये न्यूटन पर mm² में है और इसका नंबर होता ही नहीं है, तो इसका मात्रक भी किस में आएगा? न्यूटन पर mm² में। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या आ गई अपनी? 84 न्यूटन पर mm²। तो अब हमारी जो वर्किंग स्ट्रेस है वो क्या होती है? वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि इस पर लोड कैसा लग रहा है? टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है वो किसके बराबर होती है? टेंसाइल लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी F/A, या F से डिनोट कर रखा है या P से डिनोट करो लोड को। ये दे रखा है हमें, ये निकाल लिया हमने। हमें क्रॉस सेक्शन एरिया में D निकालना है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? ये अपना 84 लिख देंगे वर्किंग स्ट्रेस। टेंसाइल लोड आपको दे रखा है 19,000 न्यूटन, ये 19,000 न्यूटन लिख दिया। ये ले न्यूटन पर mm² मात्रक के साथ लिख देता हूँ मैं, बराबर बटे। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्या होता है? π/4 × D²। यहाँ D निकालना है अपन को। तो D निकालने के लिए 4 ऊपर चला जाएगा। अब मैं मात्रक नहीं लिख रहा हूँ। 4 19,000 × 4, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है, चलो यहाँ हम 22 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? 22 बटे 7। तो ये 7 भी ऊपर चला जाएगा × D²। तो ये 7 भी ऊपर चला जाएगा। यहाँ कर रहा हूँ कैलकुलेशन, देख लेना। तो ये हो जाएगा 19,000 × 4 × 7 बटे 22 × D²।
बराबर किसके है ये 84 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 84 × 22 × डी स्क्वायर बराबर 19,428 बटे ये हो गया। तो डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 19,000 × 28 बटे 84 × 22। अब ये देख लीजिए किस किस से कट रहे हैं, इनको काट लीजिए, सॉर्ट कर लीजिए और फिर डी स्क्वायर का मान, डी का मान हम निकाल लेंगे। 11 × 11, हाँ तो नहीं कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो इसके लिए कैलकुलेटर, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए कट नहीं रहा है ये। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 4 एकम 4, 4 किया 12। ठीक, तो यानी ये हो गया अपना डी स्क्वायर बराबर आ गया 19,000 बटे 3 दूनी 6, 66। ठीक है, अब 19,000 में 66 का भाग दो। 66 दूनी 2 छिकी 12, 2 बार गया, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12 और 1 13, 136। ये बच गया 4, 8 में 3 गए 5। अब कितनी बार जाएगा 6 × 36, 3 6 × 36 और 3, 8 × 48, 8 × 48, 48 और 4 52, 66 × 9, 9 छिकी 54, 9 छिकी 54 और 5, 8 बार जाएगा। 8 × 48, 4 हासिल, 8 × 48 और 4 52, 528। ये 2 1 पॉइंट से 0 लेंगी 120। अब ये एक बार जाएगा 281, 66, कितना बचेगा भाई 4, 11 में 6 गए 5, 54, तो 540 आ जाएगा। तो पॉइंट लगा के कितनी बार जाएगा 8 बार। तो ये आ जाएगा लगभग डी स्क्वायर बराबर 281.81। ठीक है, तो डी बराबर आ जाएगा आपका √ 281.81 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो डी का मान आ जाएगा। वर्गमूल निकालना जानते हो, इसलिए मैं कह रहा था कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 1 एकम 1, 7 7 49, 4 7 14 और 4 18, 6 बार गया, 6 × 36, 12 और 3 15, 5, 8 में से 5 गए, सॉरी 7 में से 5 गए 2, पॉइंट लगाया 8 डाला, फिर 0 लगाई, क्या 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 5 × 15, 8 × 24, 328 × 8, 8 और 64, 6 8 में 16 और 6 22 और 2 8 में 24, 26, 7, 16.7 के लगभग ये आपकी mm
ये छड़ का व्यास आ जाएगा। रोड का व्यास कितना आ जाएगा, डी बराबर 16.7 mm। देखिए इसमें क्या है, डायमेंशन निकालनी है, रोड की डायमेंशन डी का मान निकालना है। इसके लिए आपको लोड ले रखा है, इस पर टेंसाइल लोड एफ का मान 19,000 न्यूटन, अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखी है इसकी 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डी ज्ञात करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 5। तो डी ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया क्या होता है गोल्ड रोड का, पाई/4 डी स्क्वायर, तो वहीं से डी निकलेगा। अब एरिया किसके फार्मूले में आता है, वर्किंग स्ट्रेस के फार्मूले में आता है, यानी स्ट्रेस के फार्मूले में आता है। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस होती है लोड बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लोड हमारे पास में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस नहीं है। तो वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी और अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखी है, तो इससे हम वर्किंग और स्ट्रेस निकाल लेंगे। वर्किंग स्ट्रेस बराबर अल्टीमेट स्ट्रेस बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये आ गई 84 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस बराबर क्या, टेंसाइल लोड बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो 84 ये रख दिया, 19,000 ये रख दिया, पाई/4 डी स्क्वायर रख दिया। ये सारी कैलकुलेशन करके हमने डी का मान निकाल लिया है 16.7 mm के लगभग। कितना, 16.7। ये कैलकुलेशन देख लेना, कुछ थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के अपन ने कैलकुलेशन करी है। कैलकुलेशन के लिए इसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 5। तो डायमेंशन भी पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है, डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो एक सवाल मैं और ले लेता हूँ आपको कराने के लिए, एक सवाल और ले लेते हैं हम, एक प्रॉब्लम और ले लेता हूँ इसी की, जिसमें डायमेंशन निकालनी है। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी कैलकुलेटर की। देखिए प्रॉब्लम नंबर 6। फिगर है, ठीक है। ये एक शाफ्ट है जिस पर एक रेक्टेंगुलर की सेट की हमारी क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। की की लेंथ दे रखी है आपको, की लेंथ दे रखी है आपको, जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और की चौड़ाई, ये चौड़ाई है की, ये है बी का मान हमें दे रखा है 10 mm। कितना दे रखा है, 10 mm। और इस पर जो फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है,
ट्विस्टिंग लोड लग रहा है। क्या लग रहा है? ट्विस्टिंग लोड, क्योंकि ये घूम रही है। क्या लग रहा है? ट्विस्टिंग लोड। इस पर कैसा लोड लग रहा है? ट्विस्टिंग लोड लग रहा है। वो दे रखा है आपको 35,000 न्यूटन एफ ट्विस्टिंग लोड लगा हुआ है। और इसकी वर्किंग स्ट्रेस दे रखी है आपको, वर्किंग शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को टाउ से याद करते हैं, टाउ एस शियर स्ट्रेस, टाउ टी मान लो इसको, चाहे टाउ टी बराबर ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस है ये भी। तो ये दे रखी है आपको 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको की लंबाई याद करनी है, लेंथ ऑफ की फाइंड आउट करनी है mm में। की लेंथ आपको ज्ञात करनी है। तो की लेंथ कैसे ज्ञात करोगे? क्योंकि जो लोड लग रहा है वो ट्विस्टिंग लोड लग रहा है, और वो कैसा स्ट्रेस पैदा हो रही है शाफ्ट में, एक की पर इसी लोड लगने से इसमें कैसी स्ट्रेस पैदा होगी? शियर स्ट्रेस पैदा होगी। कैसी होगी? शियर स्ट्रेस पैदा होगी, क्योंकि जो लोड लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है, तो इसमें शियर स्ट्रेस पैदा हो रही है। तो शियर वर्किंग स्ट्रेस हमें दे रखी है, ठीक है। ट्विस्टिंग लोड हमें दे रखा है, तो हमें इसकी लेंथ याद करनी है। तो आपको सीधा फार्मूला पता है, वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग शियर स्ट्रेस वाई टी बराबर लोड बाई एरिया, यही होता है फार्मूला। तो ट्वाई टी बराबर पी जो फोर्स दे रखा है ट्विस्टिंग लोड, पी टी कह दो इसको। पी टी का मान कितना दे रखा है आपको? 35,000। और एरिया क्या है? एरिया क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा? ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि लोड इस पे लग रहा है, तो इस पे ये लोड लग रहा है, शियर स्ट्रेस हो रही है। तो शियर स्ट्रेस में क्या होगा? शियरिंग पैदा होगी, तो इसमें क्या होगी? तो एरिया कौन सा अपना आएगा? ये वाला एरिया आएगा। एरिया में लेंथ इंटू बी, लंबाई गुणा बी। ये हमें दे रखी है, बी दे रखा है, ये हमें दे रखा है। तो ट्वाई टी कितना दे रखा है अपन को? 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर ये दे रखा है 35,000 न्यूटन बटे एल का मान ज्ञात करना है, बी का मान दे रखा है 10 mm, ठीक है। अब देखिए एल का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो 110 इंटू एल गुणा 10। देखो मात्रक कैसे कटेंगे यहाँ पे, मैं ये चीज़ सिखा देता हूँ आपको। ये न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू एल mm में है, इंटू बी जो है वो भी 10 mm में है। ये वजह गुणा कर लिया तो ये किसके बराबर है? 35,000 न्यूटन के। देखिए ये न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये mm गुणा mm स्क्वायर हो गया, तो ये इससे कट गया, और ये न्यूटन से न्यूटन कट गया। ये न्यूटन पर mm स्क्वायर है, सॉरी न्यूटन ही है ये तो। हाँ ये mm में रहेगी ना ये तो। और ये कटेगी नहीं, ये mm में ही रहेंगी, अभी mm में ही रहने दो इनको। तो L बराबर क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से? L बराबर लिख सकते हैं
35,000 न्यूटन बटे 110 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर इंटू 10 mm। तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, mm से 1 mm, यहाँ 1 mm बच गया। तो ये हो गया आपका L बराबर 35,000 बटे 1100 mm ऊपर चला जाएगा, 1/mm यानी mm, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो L बराबर आ गया 11 तिया 33, 2 बचा, 11 एकम 11, 9 बचा, 11 8 88, 11 एकम 11, 31.81 mm लगभग। ये इसका आंसर है। L का मान कितना आ जाएगा? 31.81 mm के लगभग लेंथ आ जाएगा। तो देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है, एक शाफ्ट है जिसमें एक की लगी हुई है रेक्टेंगुलर, जिसकी लंबाई L हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई दे रखी है 10 mm, उस पर ट्विस्टिंग लोड लग रहा है, मतलब शियर लोड लग रहा है 35,000 न्यूटन का, वर्किंग शियर स्ट्रेस दे रखी है 110 न्यूटन पर mm। तो लेंथ ऑफ की निकालनी है, की लेंथ निकालनी है। तो सीधा फार्मूला है वर्किंग शियर स्ट्रेस क्या होता है, लोड बटा एरिया। यहाँ लोड 35 है, लेड एरिया L गुणा B। यहाँ पर एरिया कौन सा काउंट होगा शियर स्ट्रेस में, ये वाला, क्योंकि शियर स्ट्रेस कैसे लग रही है, इसके परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसकी ये है, तो लॉन्गिट्यूडनल से परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, तो स्ट्रेस कैसी होगी, वो परपेंडिकुलर पैदा होगी। तो फार्मूले में L गुणा B एरिया हो जाएगा। तो IT का मान 110 रख दिया हमने यहाँ पर, इसको मिटा देता हूँ मैं mm को यार, ठीक है, मैं रहने देता हूँ। तो L का मान अपने पास में गुणा करूँगा तो इसको ही आ जाएगा 110 गुणा L गुणा 10, ठीक है। तो ये हमारे पास में mm में इसकी लंबाई आ गई 31.81, जब कैलकुलेशन करा 110 और 10 इसके नीचे चले जाएंगे, इससे भाग हो डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होने के बाद में 31.81 mm आ जाएगी। ये भी डायमेंशन का सवाल था, डायमेंशन निकालना भी आ सकता है। तो ये मैंने शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आज कराई, कुछ पिछले वीडियो में कराई, तो इनको आप समझिए। और कुछ समझ नहीं आता है तो आप इंस्टीट्यूट में आके या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रॉब्लम के बारे में डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी किताब में प्रॉब्लम और भी होंगी, उन प्रॉब्लमों को आप खुद करिए, स्वयं करिए, और उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर, या मेरे यूट्यूब चैनल जो मेरे नाम से है महेंद्र कुमार सैनी, उस पर सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो भी आपका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख कर डाल सकते हैं। तो वीडियो आप ज़रूर देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, इसके कम से कम 10 वीडियो हो गए स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर ही। तो ये स्टार्टिंग से देखेंगे जब ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा और जब ये सवाल आपको समझ में आएंगे। तो मैंने आपको कम से कम 15 सवाल करा दिए इसके, और भी सवाल हैं जो लेकिन आपको खुद करने हैं, और वो अगर समस्या आए तो वो आप मुझे इंस्टीट्यूट में आके या व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।